हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2.3 सेविंग एंड वेल्थ। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पहले के दोनों सेशंस को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करा है, अभी तक नहीं देखा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले 2.1 एंड 2 को कम्प्लीटली गो थ्रू करें, उसके पार्ट्स को देखें एंड देन इस पार्ट को स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट सारे काफ़ी आपस में लिंक्ड हैं और एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं। तो सेम इस सेशन में भी उन सारे कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर कर आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की, एक हाउस होल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन की, तो इकोनॉमिक सिचुएशन से हमारा क्या मतलब होता है कि वो कितना अच्छा कमाता है, कितने अच्छे से रह पाता है, अपनी बेसिक सारी नीड्स को कंप्लीट कर पाता है कि नहीं। तो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी एक हाउस होल्ड की, एक इंडिविजुअल की किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो हमें बताया हुआ है कि हम उसकी करंट इनकम को देख लें। हम देख सकते हैं कि एक हमारा हाउस होल्ड कितना कमाता है, उससे हम थोड़ा बहुत जो है आइडिया लगा सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारी, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो कैसी है। बट यहाँ पे बताया हुआ है कि समहाउ अगर हम बात करें हाई करंट इनकम की, कि किसी बंदे की बहुत ज़्यादा ही अच्छी इनकम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमा लेता है, बट उसका नेसेसरी मीनिंग ये नहीं होता कि वो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ है उस पर्सन से जिसकी लो करंट इनकम है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो इकोनॉमिक कंडीशन की, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि एक पर्सन कितना वेल ऑफ है, फाइनेंशली अच्छे से रह पाता है, अच्छे से कमा पाता है, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हमने दो इंडिविजुअल्स लिए, ये हमारा फर्स्ट इंडिविजुअल है और ये हमारा सेकंड इंडिविजुअल है। तो हमारा जो फर्स्ट इंडिविजुअल है हम लेकर चलते हैं कि वो रिटायर्ड है। अब वो रिटायर्ड है, दैट मीन्स कि अभी तो वो अब कुछ नहीं कमाता, लाइक अपनी यंग एज में उसने अर्निंग करी होगी, लेकिन अगर अभी करंटली बात करें तो उसकी करंट इनकम क्या है, ज़ीरो। एंड अगर हम बात करें दूसरी चीज़ों की, तो हमें गिवन है कि वो रियल स्टेट को होल्ड करता है, मतलब कि यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज़ की। तो वो रियल स्टेट्स को होल्ड करता है, उनको ओन करता है, जिसकी कितनी वैल्यू है, वो कितना वर्थ करते हैं, वो हमें गिवन है $10 मिलियन। फिर ऑन द अदर हैंड हमें एक दूसरा इंडिविजुअल गिवन है, उसमें बताया हुआ है कि वो न्यूली ग्रेजुएटेड डॉक्टर है, मतलब अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और न्यूली डॉक्टर जो है वो बना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ऑब्वियसली उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं उसकी करंट इनकम की, मतलब कि उसकी जो करंट इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि जो ये न्यूली ग्रेजुएट डॉक्टर बने हैं इनके सर पे काफ़ी ज़्यादा उधार है, काफ़ी ज़्यादा हैवी डेप्ट है जो इन्हें पे बैक करने होंगे, किन को, जिनसे इन्होंने लिया है। चाहे हो सकता है बैंक से लोन लिया हो या किसी पर्सन से, किसी इंडिविजुअल से बोरोइंग करी हो। तो यहाँ पर ये इनके पास हैवी डेप्ट है जो इन्हें पे बैक करना है। और बताया हुआ है कि उधार क्यों लिया है, ताकि इनकी स्कूलिंग और ग्रेजुएट की जो भी लाइक खर्चे थे वो ये पे कर सके। और ऑब्वियसली इनकी जो जॉब लगी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई इनकम वो अर्न कर रहे हैं डॉक्टर बन के। तो अब जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर हम इन इंफॉर्मेशन से बात करें इकोनॉमिक वेलबींग की, कि किसकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी है, तो हम सिर्फ इनकम के बेसिस पर जज नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपली अगर इनकम के बेसिस पे जज कर रहे हैं तो यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन तो कुछ कमा ही नहीं रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर्ड है, और न्यूली ग्रेजुएट और जो डॉक्टर बना है उसकी इतनी ज़्यादा हाई सैलरी है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बेटर ऑफ है क्योंकि ये तो कमाता ही नहीं है। बट हमारा इनकम इकलौता फैक्टर नहीं है इकोनॉमिक कंडीशन को जज करने के लिए। तो हमारे और कौन से फैक्टर हैं, तो हम देख रहे हैं कि इनकम के साथ साथ अगर हम बात करें रिटायर्ड पर्सन की, तो इनकम तो कुछ नहीं कमाते, बट यहाँ पर ये प्रॉपर्टी को ओन करते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, $10 मिलियन। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं ये एक तरीके से इनका एसेट हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें न्यूली ग्रेजुएट डॉक्टर की, तो इवन तो ये सैलरी काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं, बट उन्होंने जो उधार लिया है वो उन्हें पे बैक भी तो करना होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये डॉक्टर की लायबिलिटी हो गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को मेजर करने की, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की,
तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को मेजर करना चाहिए। तो पहला तो हमने इनकम की बात कर ली, बट इनकम इकलौता फैक्टर नहीं है जिसे देखकर हम बोल सकते हैं कि कौन कितना बेटर ऑफ है। इनकम के साथ साथ हमें देखना पड़ता है कि वो पर्सन कितने एसेट्स को होल्ड करता है, उसके पास कितने एसेट्स हैं। सेम हमें देखना पड़ता है कि उस पर्सन के पास कोई उधार तो नहीं है जो उसे पे बैक करना हो, उसके पास कोई लायबिलिटीज़ तो नहीं है जो उसे पे बैक करनी हो। तो यहाँ पर इन तीनों फैक्टर्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन कितना इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। नाउ अगेन अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम दो इंडिविजुअल्स को ले लेते हैं फिर से। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इंडिविजुअल है, हम लेकर चल रहे हैं कि इसकी जो करंट इनकम है, जो ये करेंटली कमा लेता है, वो है 50K, 50,000 जो है वो कमाता है पर मंथ। दूसरे इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो हम लेकर चलते हैं कि लेट सपोज वो सिर्फ 10,000 ही कमाता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें उसके एसेट्स की, तो वो एसेट्स को भी ओन करता है। जैसे कि उसके पास एक उसका खुद का घर है, उसका खुद का कार है उसके पास। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन इकोनॉमिकली कितना अच्छा है, तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ इनकम को कंपेयर करेंगे तो इनकम तो ऑब्वियसली हमारे फर्स्ट पर्सन की ज़्यादा है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये इकोनॉमिकली बेटर ऑफ है एज़ कम्पेयर टू दूसरा इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की तो ये ज़्यादा तो कमाता है, बट इसके पास खुद का घर भी नहीं है, तो इसका रेंट का भी एक्सपेंस जाता होगा, हो सकता है ट्रैवलिंग का भी जाता हो, क्योंकि इसके पास तो कोई कार भी नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दूसरे इंडिविजुअल की, तो वो इवन तो कम कमाता है बट वो एक हाउस और कार को भी तो ओन करता है, जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू तो होगी, है ना। अगर हम इसकी मनी के टर्म्स में वैल्यू की बात करें तो ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं इन दोनों की कि कौन कितना बेटर ऑफ है, तो हम सिर्फ एक फैक्टर से जज नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, जैसे कि हमारे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है और वो कमाता कितना है। अगर हम बात कर रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी की, तो हमारी वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस में हमारा वैल्यू ऑफ लायबिलिटी होता है वेल्थ। और हमारा जो ये वेल्थ है, एक इंडिविजुअल का जो वेल्थ होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि उसकी रेट ऑफ सेविंग क्या है। तो अगर हम बात करते हैं एक पर्सन की वेल्थ की, तो उसमें हम देखते हैं कि वो कितने एसेट्स को होल्ड करता है, उसकी कितनी वैल्यू है, एंड देन हम माइनस कर देते हैं उसकी लायबिलिटीज़ की वैल्यू से, तो हमारी वेल्थ आ जाती है एक पर्सन की। और वो डिपेंड किस पर करती है, मतलब कि वो किस पर डिपेंड करती है कि उसके पास कितने एसेट्स होंगे और कितनी कम लायबिलिटीज़ होंगी। इट डिपेंड्स अपॉन कि उसका सेविंग रेट क्या है। तो यहाँ पर इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे सेविंग रेट को, तो मैंने अगेन दो इंडिविजुअल्स को ले लिया। अब यहाँ पर ये जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं, हम लेकर चल रहे हैं कि वो सेम इनकम को जो है रिसीव करते हैं, सेम कमाते हैं पर मंथ। तो यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं फर्स्ट इंडिविजुअल की, तो अपनी वो इनकम का 1/4 जो है वो सेव करता है। 1/4 मतलब कि 25% जो है वो सेव करता है। अगर हम बात कर रहे हैं अपने सेकेंड इंडिविजुअल की, तो वो अपनी इनकम का सिर्फ 2% जो है सेव करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके सेविंग रेट की बात करें, तो अगर एक इंडिविजुअल पर मंथ 25% अपनी इनकम से सेव कर रहा है, जिसकी सेम इनकम है, सेम इनकम के साथ सिर्फ 2% सेव कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा वेल्दी होगा। ऑब्वियसली जो ज़्यादा सेव कर रहा होगा, जिसका ज़्यादा रेट ऑफ सेविंग होगा, वो मोर वेल्दी होगा। अब ये तो हो गई हमारी दो इंडिविजुअल्स की वेल्थ की बात, लेकिन अगर हम बात करें पूरी कंट्री की, तो पूरी कंट्री की हम वेल्थ को किस तरीके से मेजर करेंगे, हमारी नेशनल वेल्थ को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। तो अगेन वेल्थ को मेजर करने के लिए हमें सेविंग को पहले समझना पड़ेगा। तो हम पहले देखते हैं कि हम किस तरीके से मेजर करेंगे हमारी एग्रीगेट सेविंग को। अब अगर हम बात कर रहे हैं सेविंग की, तो सेविंग को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो सेविंग को मेजर करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने कितना अर्न करा, तभी तो हम उसमें से बचाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी करंट इनकम जो है वो कितनी है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको, हमारी स्पेंडिंग ऑन करंट नीड।
तो ये हो गया हमारा सेविंग। सेविंग को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, हम देखते हैं कि हमने कितना अर्न करा, उसमें से हम माइनस कर देते हैं हमने जितने भी खर्चे करे करंट नीड्स पर, सिर्फ करंट नीड्स पर, कोई भी इन्वेस्टमेंट पर नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा सेविंग आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें सेविंग रेट को किस तरीके से मेजर करते हैं, तो सेविंग रेट को मेजर करने के लिए हम देखते हैं कि हमने कितनी सेविंग करी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि हमने कितना इनकम अर्न करा और हमारा जो है सेविंग रेट आ जाता है। अब अगर हम बात करें अपनी एग्रीगेट सेविंग की, कि हम अपनी सेविंग को मेजर करें अगर हमारी पूरी नेशन की, पूरी कंट्री की, तो हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं हमारी प्राइवेट सेविंग, जिसको हम इस तरीके से शो करेंगे, और हमारी गवर्नमेंट की सेविंग। तो हमारी गवर्नमेंट की सेविंग को हम इस तरीके से मेजर करेंगे, तो हमारी जो पूरी नेशन की सेविंग आ जाएगी उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एस से। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्राइवेट सेविंग से। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेविंग की, तो प्राइवेट सेविंग का मतलब है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर जो है वो कितना सेव कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो कितना अर्न कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी, जो कि शो करती है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम कितनी थी। तो वो थी हमारी प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, ये हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था। उससे हम माइनस कर देंगे उनके जो भी खर्चे हुए करंट नीड पर। तो करंट नीड हमने कंजम्पशन ले ली यहाँ पर। अब अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ये है हमारी प्राइवेट सेक्टर की सेविंग। यहाँ पर हमारी प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम शो करती है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर टोटल कितना अर्न करते हैं। और अगर हम बात करें खर्चों की, तो यहाँ पर हम खर्चा लेकर चलते हैं, जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो लेकर चलते हैं जो भी हमारे करंट नीड पर खर्चे हुए हैं वो। तो करंट नीड पे हम कंजम्पशन का एक खर्चा लेंगे, और कंजम्पशन में हमारी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और हमारी सर्विसेज जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। लेकिन हम इसमें क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट को माइनस नहीं करते हैं, सिर्फ कंजम्पशन को माइनस करते हैं। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम अपनी प्राइवेट सेक्टर में लेकर चलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो हमारी करंट नीड नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो इसलिए हो रही है ताकि हम अपनी फ्यूचर की प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें, वो हमारी कोई करंट नीड नहीं होती है। तो उसे हम माइनस भी नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी इनकम में से किसको माइनस करते हैं, करंट नीड को। तो हमने करंट नीड में सिर्फ कंजम्पशन ही ली है प्राइवेट सेक्टर की, ये हमारी करंट नीड हो गई। और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो हमारी करंट नीड नहीं है। इंक्लूड नहीं है मतलब कि वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। देन अगर हम बात करें हमारी गवर्नमेंट सेविंग की, तो हमारी गवर्नमेंट सेविंग भी बिल्कुल एज इट इज़ होगी। हम पहले देखेंगे कि गवर्नमेंट कितना अर्न करती है। तो वो हमने अगेन अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, नेट गवर्नमेंट इनकम को हमने मेजर करा था, और उसमें से हम माइनस कर देंगे गवर्नमेंट की करंट नीड को। तो हमने गवर्नमेंट की करंट नीड को गवर्नमेंट परचेजेस ले लिया। अगेन अगर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो यहाँ पर हमारी नेट गवर्नमेंट इनकम कितनी थी, टैक्स माइनस में हमारा टीआर माइनस में हमारा इंटरेस्ट। अगर हम बात करें गवर्नमेंट परचेजेस की, तो उसको हमने डायरेक्टली जी से माइनस कर दिया। अब अगर हमें याद होगा तो गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम दो तरीके की गवर्नमेंट के खर्चे को लेते थे, एक था हमारा करंट नीड पर और एक था हमारा इन्वेस्टमेंट पर। क्योंकि हम गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट में नहीं लेते थे, हमारी प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आई से डिनोट होती है, और गवर्नमेंट की करंट नीड्स के खर्चे और इन्वेस्टमेंट पर जो खर्चे होते हैं वो दोनों ही इंक्लूड होते हैं हमारे जी के अंदर। ये भी हम अपने पुराने पार्ट्स में पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ पर हमारे इस जी के अंदर अब तो लाइक दोनों इंक्लूड है यहाँ पर, तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होगी, लेकिन हम लेकर चल रहे हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ हमें करंट नीड ही इंक्लूड करना है। तो इस सिचुएशन में इसका क्या सीन है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमारी बुक में बेसिकली बताया हुआ है कि अगर हम यहाँ पर जी की बात कर रहे हैं तो जी में दोनों चीज़ें तो इंक्लूडेड होती थी, ये हमने पढ़ा था। बट फॉर द टाइम बिंग हम चीज़ों को सिंपल लेने के लिए
अज्यूम कर चलते हैं कि इस जी में हम सिर्फ करंट नीड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने गवर्नमेंट परचेजेस लिए हैं इसमें सिर्फ हम करंट नीड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट सेविंग है उसमें हम जी को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि गवर्नमेंट के सिर्फ कंजम्पशन के खर्चे हैं, गवर्नमेंट की करंट नीड के खर्चे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ सेविंग में, गवर्नमेंट सेविंग वाले कॉन्सेप्ट में चीज़ों को सिंपल रखने के लिए, बट वैसे वो इंक्लूडेड है। यहाँ पर अगर जैसे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट डेफिसिट की, तो उसमें हम जब जी को लेंगे तो अगेन उसमें वो इंक्लूडेड होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की इंक्लूडेड होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेविंग की, तो उसमें हम जी को सिर्फ इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उसमें गवर्नमेंट के सिर्फ करंट नीड्स के खर्चे, कोई इन्वेस्टमेंट का खर्चा हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। नाउ अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट रिसीट की, तो गवर्नमेंट रिसीट में हम बेसिकली बात करते हैं जो टैक्स रेवेन्यू वो रिसीव करता है और उसमें से हम कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट रिसीव सिंपली क्या है, टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को रिसीव होता है। एंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट के खर्चे की, जो भी पेमेंट्स गवर्नमेंट करती है, तो उसको हमने ले लिया गवर्नमेंट आउटलेज में। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, हमारा जी आ गया, प्लस हमारा टीआर आ गया, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, प्लस हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट सरप्लस की, तो वो क्या है, हमारा गवर्नमेंट रिसीट माइनस हमारा गवर्नमेंट आउटलेस। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ को नोटिस करें तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये फॉर्मूला आया है और हमारा जो ये फॉर्मूला है वो एज इट इज़ सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो यहाँ पर हम अपनी गवर्नमेंट सेविंग को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट सरप्लस भी हम बोल सकते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट डेफिसिट की, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सरप्लस की, तो सरप्लस मतलब कि जो भी ये इसको सब्ट्रैक्ट कर कर वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, विच शोज़ कि हमारी जो सेविंग है वो हुई है। सेविंग जो है अगर लाइक पॉजिटिव वैल्यू आई है दैट मीन्स कि हमारी सेविंग हुई है ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट डेफिसिट की, वो शो करती है कि जो ये वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है। और ये नेगेटिव कैसे आएगी, जब हमारा जो हमने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करा है वो कम होगा हमारी गवर्नमेंट के आउटले से, तो हमारी ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी यहाँ पर जो सेविंग है वो नेगेटिव हुई है, मतलब कि हमारी सेविंग कम पड़ गई है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट डेफिसिट की, तो इसमें हम लेकर चलते हैं कि हमारे जी के अंदर, यहाँ पर हमारे जी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है। हमारी करंट नीड्स तो है ही गवर्नमेंट के, हमारे गवर्नमेंट के करंट नीड्स के साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक प्राइवेट सेविंग और ये हो गया हमारा एक गवर्नमेंट सेविंग। अब हम इन दोनों को ऐड कर कर हम बता सकते हैं कि हमारी पूरी नेशनल सेविंग कितनी हुई है। तो हम इन दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल सेविंग की, तो नेशनल सेविंग को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, जिसमें हम किसको ऐड करते हैं, हमारी सेविंग जो प्राइवेट सेक्टर ने करी है और हमारी सेविंग जो गवर्नमेंट सेक्टर ने करी है। अब अगर हम इसके ब्रैकेट्स को ओपन करें तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा टी से टी कैंसिल आउट हो गया, टी आर से टी आर कैंसिल आउट हो गया और हमारा इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा बचा क्या, तो ये हमारा नेशनल सेविंग हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अपनी प्राइवेट सेविंग की, यहाँ पर जो हमारी ये प्राइवेट सेविंग थी, अब अगर हम बात करें कि इसका यूज़ क्या है, यहाँ पर हमारी प्राइवेट सेविंग का यूज़ क्या है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी।
तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी की, तो हमें याद होगा उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं कि हमारा जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर के एग्जैक्टली इक्वल है। तो हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं और एक्सपेंडिचर में हम लेते हैं हमारी कंजम्पशन, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और हमारे नेट एक्सपोर्ट में जो भी खर्चे हुए वो सब। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं वाई की और अगर हम इसको रिप्लेस कर दें यहाँ पर हमारी एक्सपेंडिचर से, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी सेम इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। एंड अगेन हमारा जो ये कंजम्पशन है वो कैंसिल आउट हो गया और हमारा जो जी है वो भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा इस बार नेशनल सेविंग में बचा क्या, ये हमारी नेशनल सेविंग आ गई। अगर हम बात करते हैं हमारे नेट एक्सपोर्ट और नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं हमारी करंट अकाउंट से। तो यहाँ पर इन दोनों का जो सम होता है वो होता है हमारा करंट अकाउंट का। इसको मैं यहाँ पर एक बार मेंशन कर देती हूँ। हमारा जो करंट अकाउंट होता है उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, हमारे नेट एक्सपोर्ट प्लस हमारी नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आई प्लस सी ए। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमारी नेशनल सेविंग है, लेकिन हम आंसर किस चीज़ का कर रहे हैं कि हमारी प्राइवेट सेविंग का क्या यूज़ है। तो हम अपनी नेशनल सेविंग को स्प्लिट कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट में। तो यहाँ पर हमारी प्राइवेट हो गई, ये हमारी गवर्नमेंट सेविंग हो गई और सेम हमारा जो फॉर्मूला चल रहा है वही। तो हमारी जो प्राइवेट सेविंग है वो क्या हो जाएगी, उसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये हो गई हमारी प्राइवेट सेविंग। अब अगेन हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे प्राइवेट सेविंग का यूज़ क्या है। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि जो प्राइवेट सेविंग है वो कहाँ पर स्पेंड हो रही है। प्राइवेट सेविंग जिसके इक्वल है वो उन पर स्पेंड हो रही है। तो यहाँ पर हम उसे किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो पहला क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कर कौन रहा है, ऑब्वियसली ये हमारी प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि इसमें हमारी जो फर्म्स खर्चे करती है अपने बिजनेसेस में, चाहे इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी या फिर इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, सॉफ्टवेयर, वो सारी, और हमारे जो रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट के खर्चे जाते हैं। मतलब अब इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ, मेरी प्राइवेट सेविंग है, मैंने सेव करा हुआ है पैसा अपना और मैंने उसे स्पेंड नहीं करा, तो वो कहाँ खर्च हो रहा है। हो सकता है कि कोई फॉर्म्स है उसके मैं बॉन्ड्स को खरीद लूँ, है ना, और वो मेरी जो है इनकम को यूज़ करे, या फिर कोई प्राइवेट बैंक है मैं उसमें अपने पैसों को डिपॉजिट करा दूँ और वो जो है मेरे पैसों से आगे किसी को लोन दे दे। तो अगेन वो इस इन्वेस्टमेंट ही हुई ना। अब वो उसको आगे प्रॉपर्टीज़ में खर्चा करे या फिर अपने बिजनेस में लगाए, वो उसकी हेडेक है। तो ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गई। या फिर लोग अपनी जो है सेविंग से घर खरीद लें, तो ये आ गए इन्वेस्टमेंट पे खर्चे, कि हमारी जो प्राइवेट सेविंग है उसके खर्चे हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, चाहे वो फर्म्स कर रही हैं या फिर वो हमारे रेसिडेंट कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो है वो कहाँ पे खर्चा हो रहा है सेविंग का, हमारे करंट अकाउंट पर। तो यहाँ पर एक बार करंट अकाउंट को समझ लेते हैं। मैं इसे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये होता क्या है। करंट अकाउंट में बेसिकली हमने यहाँ पर अपने नेट एक्सपोर्ट जो है इंक्लूड करें हैं। नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या होता था, हमारा एक्सपोर्ट माइनस हमारा इंपोर्ट, इसका डिफरेंस हमारा नेट एक्सपोर्ट होता था। और हमारा एनएफपी, नेट एनएफपी जो है वो इसमें इंक्लूडेड होता है। मतलब कि जो हमारे डोमेस्टिक लोगों ने बाहर जाकर जो इनकम अर्न करी है, माइनस में जो बाहर के लोगों ने हमारी कंट्री में आकर इनकम अर्न करी है उसका डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हमारा जो करंट अकाउंट है वो इन दोनों को इंक्लूड कर रहा है, तो इसका जो बैलेंस है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और वो नेगेटिव भी आ सकता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब है कि हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है ना। नेट एक्सपोर्ट जो है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए हैं। जब ये पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो नेट एक्सपोर्टर है, मतलब कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है रेदर देन कि जितना वो इम्पोर्ट कर रही है। सिमिलरली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो नेट
लेंडर है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि हमारी करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव आता है, मतलब कि यहाँ पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव आ गया, मतलब ये वैल्यू बढ़ी है, नेगेटिव आ गया, तो मतलब कि इस केस में हमारी जो कंट्री है वो नेट इम्पोर्टर है, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रही है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। और यहाँ पर दूसरे टर्म में अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री यहाँ पर नेट बोरोअर है। तो यहाँ पर हमारा नेट एक्सपोर्ट और हमारा नेट इंपोर्ट तो समझ आ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेट लेंडर और नेट बोरोअर को थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से ही समझते हैं। मान लो कि ये दो कंट्रीज़ है, एक है कंट्री ए जो कि काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी अच्छी है, सारे रिसोर्सेज है, बहुत डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, और दूसरा बहुत ज़्यादा लैंड भी करती है। लैंड कैसे करती है वो एग्जाम्पल में समझेंगे। दूसरा हमारा दूसरी कंट्री है जो ना तो इतनी डेवलप्ड है, ना तो इतने रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम यहाँ पर ए में सिचुएशन देखेंगे जिसका करंट सरप्लस पॉजिटिव होगा, और बी कंट्री में देखेंगे जिसका करंट सरप्लस जो है वो नेगेटिव शो होगा। तो पहला ऑब्वियसली अगर ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब ये नेक्स्ट एक्सपोर्टर है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रही है, मतलब कि ये नेक्स्ट इम्पोर्टर है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें लैंडिंग और बोरोइंग की, तो हमारा जो ए कंट्री है वो इसको लैंड कर रहा है, मनी दे रहा है ऑब्वियसली, और यहाँ पर ये मनी इससे क्यों बोरो कर रही है बी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो इसको ज़रूरत है ना, लेकिन ये क्यों बोरो कर रही है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर ये डेवलपिंग कंट्री है, और अगर उसके पास करंट अकाउंट में उसके हैं तो वो हमारी हेल्प भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उनसे बोरो कर रहे हैं, चीज़ों को भी, रिसोर्सेज को भी, मनी को भी, कैसे भी, और यहाँ पर हम डेवलपिंग है, हम बोरो कर रहे हैं, हमारी बोरोइंग कंट्री है, नेट बोरोइंग हो रही है, और बोरो कर हम अपनी कंट्री को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जब हम इससे अपनी ग्रोथ करेंगे तो हम वापस से पे बैक कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिन कंट्रीज़ का पॉजिटिव आता है करंट अकाउंट, वो क्या करती है, वो दूसरी कंट्रीज़ को मनी लैंड करती है, रिसोर्सेज लैंड करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करती है। सेम एज अगर हम बात करते हैं जिस कंट्री का करंट अकाउंट नेगेटिव होता है, वो इसका जस्ट उल्टा करती है। तो वापस से हम अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट अगेन यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, लेकिन बुक में हमें सिचुएशन गिवन है पॉजिटिव वाली। तो पॉजिटिव में क्या होगा, ऑब्वियसली हम काफ़ी ज़्यादा लैंड करेंगे मनी दूसरी कंट्रीज़ को जिसको ज़रूरत है, और यहाँ पर अगर हम उन्हें उधार दे रहे हैं तो कैसे देंगे उन्हें उधार, प्राइवेट सेविंग से ही तो देंगे, है ना। तो प्राइवेट सेविंग हमारी करंट अकाउंट में किस तरीके से यूज़ होती है, ये थोड़ा समझ आना चाहिए। गवर्नमेंट ही नहीं पैसे देगी, बट लेकिन हमारे प्राइवेट जो हैं लोग, वो भी अपने पैसे दे सकते हैं, वो भी अपने पैसे फॉरेन कंपनीज़ में, फॉरेन लोगों पर भी लगा सकते हैं, उन्हें भी दे सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें अपने थर्ड फैक्टर की यहाँ पर, तो वो है हमारा नेगेटिव गवर्नमेंट सेविंग। नेगेटिव गवर्नमेंट सेविंग का क्या मतलब है, हमने ये पीछे देखा था। यहाँ पर अगर हमारी नेगेटिव सेविंग होती है, दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पर बजट डेफिसिट की बात हो रही है, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट हो रहा है हमें। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। हमने अभी देखा गवर्नमेंट बजट डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट की नेगेटिव सेविंग हो जाती है, दैट मीन्स कि उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, जितना उन्होंने टैक्स से रेवेन्यू जनरेट करा होता है उससे। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो बोरो करती है मनी, किससे, प्राइवेट सेक्टर से। तो प्राइवेट सेक्टर से जब वो बोरो करती है, तो प्राइवेट सेक्टर अपनी सेविंग को किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो बोरोइंग में गवर्नमेंट को अपनी मनी को लैंड कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि हमारे प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से अपनी सेविंग को यूज़ करते हैं, तो पहला किस चीज़ में करते हैं, इन्वेस्टमेंट में, दूसरा करंट अकाउंट में, और तीसरा हमारे गवर्नमेंट बजट डेफिसिट में। नाउ अब अगर हम बात करें वापस से, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो है सेविंग। अब वापस से अगर हम अपनी वेल्थ की बात करें तो उसे समझते हैं। अब सेविंग एंड वेल्थ को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं फ्लो एंड स्टॉक का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारी बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है उसी को ही हम लेकर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर हम बात करते हैं फ्लो की, तो हम बात करते हैं उन वेरिएबल्स की जिनको हम मेजर करते हैं
पर यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से। देन अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्टॉक एंड फ्लो की, तो हम इसे एक बेसिक से एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्टॉक की, स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा रहा है। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बैंक बैलेंस का। अगर हम बैंक बैलेंस की बात करते हैं तो वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैसे? जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि ऑन 31 मार्च 2023 हमारे बैंक बैलेंस में कितने रुपए थे। तो हमारा ये एक ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा रहा है, तो ये हमारा स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फ्लो की, तो फ्लो कॉन्सेप्ट में हम मेजर करते हैं चीज़ों को पर यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से, जैसे कि कुछ सालों में या फिर एक साल में, 6 महीने में, कुछ महीनों में, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी फ्लो में। जैसे कि हम बात करें कि एक महीने के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, तो अगेन वो आ जाता है हमारे फ्लो में, क्योंकि हम पर यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं। एक महीने की बात करें कि एक महीने में कितनी ट्रांजैक्शन हुई, या फिर हम बोले कि एक साल के अंदर हमने कितनी सेविंग और विड्रॉल्स करे बैंक से, तो अगेन वो आ जाता है हमारे पर यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर को भी मेजर करने के लिए, तो अगर हम उसको मेजर करते हैं एक साल का, कि एक साल में हमारी कंट्री के अंदर कितने एक्सपेंडिचर हुए, कितनी इनकम हुई, तो अगेन वो कॉन्सेप्ट भी आ जाता है हमारे फ्लो के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम इसका बुक का एग्जाम्पल देखें, तो बुक का एग्जाम्पल बोलता है कि यहाँ पर हमें एक टैप गिवन है जो कि वाटर फिल कर रही है इस ग्लास में। तो यहाँ से वाटर गिर रही है टैप से, और यहाँ पर ये वाटर जो है ग्लास में जाकर इकट्ठा हो रही है। तो जो वाटर ग्लास में जाकर ये इकट्ठा हो रही है, ये स्टॉक है, और जो वाटर यहाँ से टैब में से निकलकर ग्लास के अंदर जा रही है, उसको फ्लो बोला गया है। तो बेसिकली इस चीज़ को कैसे हमारी बुक समझाने की कोशिश कर रही है, अगर हम बात करते हैं फ्लो की, तो उसमें हम देखते हैं कि फ्लो हमारा क्या करता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है हमारे स्टॉक को। और यहाँ पर जिस रेट से हमारा फ्लो होता है, जिस रेट से हमारा फ्लो होता है, उसी रेट से हमारा स्टॉक होता है। मतलब कि जिस रेट से हमारी फ्लो जैसे जिस रेट से ये पानी नीचे गिरेगा, उसी रेट से हमारे यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा। तो जिस रेट से हमारा फ्लो होता है, उसी रेट पे हमारा स्टॉक भी डिपेंड करता है, और हमारे फ्लो की वजह से ही स्टॉक जो है कम ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें अब बुक की, यहाँ पर अगर हम स्टॉक एंड फ्लो में बात करें सेविंग एंड वेल्थ की, तो हमारा जो सेविंग का कॉन्सेप्ट है वो हमारा फ्लो के अंदर आता है, और हमारा जो वेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो हमारे स्टॉक के अंदर आता है। अब इसका क्या सेंस है, तो वही सेम बात है कि अगर हम सेविंग की बात करते हैं, तो सेविंग को पहली बात तो हम मेजर करते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से, कि हमारी एक महीने में कितनी सेविंग हुई, या एक साल में कितनी सेविंग हुई, एक साल में कितनी सेविंग कम हुई या ज़्यादा हुई, जो भी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, सेविंग हमारी जिस रेट से हो रही है वो भी मैटर करती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लो को हमने किस पे बोला था, कि जो हमारी ये वाटर गिर रही है, जिस रेट से वाटर गिरेगी उसी रेट से हमारा ग्लास फिल होगा। तो सेम एज कि जिस रेट से हमारी सेविंग होती है, उसी रेट से हमारी जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज होती है। जितनी ज़्यादा रेट से हम सेव करते हैं, उतनी ही ज़्यादा रेट से हमारी वेल्थ भी जो है इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर यही सेम लॉजिक गिवन है हमारी सेविंग और वेल्थ का फ्लो एंड स्टॉक के कॉन्सेप्ट में। अब अगर हम बात करें अपनी नेशनल वेल्थ की, यहाँ पर हमने सेविंग और वेल्थ को तो देख लिया कि हमारी सेविंग और वेल्थ आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। हमारा रेट ऑफ सेविंग पर डिपेंड करता है कि हमारी वेल्थ जो है वो कितनी होगी। अब अगर हम बात करें नेशनल वेल्थ की, तो हम देखेंगे कि हम उसे किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल वेल्थ की, तो नेशनल वेल्थ में हम मेजर करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी रेसिडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी जो टोटल वेल्थ होती है
उनको हम सम अप कर देते हैं और हमारी एक कंट्री की जो वेल्थ है वो आ जाती है। प्लस अगर हमें याद हो तो हमने देखा था कि वेल्थ को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, तो हम वैल्यू ऑफ एसेट्स में से माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ को। जैसे हमने एक इंडिविजुअल की वेल्थ की बात करी थी, तो एक इंडिविजुअल के पास जितने एसेट्स हैं उसको हम देखेंगे और उससे माइनस कर देंगे जितनी भी उसकी लायबिलिटीज़ हैं जो उसे पे करनी है दूसरे लोगों को, जो भी उसने उधार लिया है, तो उससे हम माइनस कर देते हैं जब एसेट्स को, तो हमारी जो है एक इंडिविजुअल की वेल्थ आ जाती है। सेम एज अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि एक कंट्री के पास टोटल कितने एसेट्स हैं और किसके पास है वो एसेट्स, वहाँ के लोगों के पास। तो हम देखेंगे कि एक कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास टोटल कितने एसेट्स हैं, चाहे वो कंट्री के अंदर के हो या बाहर के हो, उनको हम सम अप करेंगे और उससे माइनस कर देंगे हमारी कंट्री के लोगों की लायबिलिटी से, तो हमारी जो है नेशनल वेल्थ आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम नेशनल वेल्थ की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट में हम लेकर चलते हैं हमारी खुद की डोमेस्टिक कंट्री के सारे फिजिकल एसेट्स जो हमारी कंट्री के खुद के लोग ओन करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी कंट्री के फिजिकल एसेट्स की, उनका सम जो भी हमारे लोग ओन करते हैं, तो इसमें हम अपनी कंट्री के सिर्फ फिजिकल एसेट्स की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल एसेट्स को हम अपनी कंट्री के नहीं लेते। हमारी कंट्री के जो फाइनेंशियल एसेट्स हमारी कंट्री के लोग ओन करते हैं उसको हम नेशनल वेल्थ में इंक्लूड नहीं करते, और इसका रीज़न मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी। डोमेस्टिक फाइनेंशियल एसेट्स का क्या मतलब हुआ कि हमारी कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स, हमारी कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स जो हमारी कंट्री के लोग ओन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। हम सिर्फ हमारी कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहे हैं और वो हम इंक्लूड नहीं करते। फिर अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट में हम लेकर चलते हैं नेट फॉरेन एसेट्स को। अब यहाँ पर अगर हम नेट फॉरेन एसेट्स की बात कर रहे हैं तो फॉरेन एसेट्स में हम फिजिकल प्लस फाइनेंशियल दोनों एसेट्स को लेकर चलेंगे। अब अगर हम बात कर रहे हैं नेट फॉरेन एसेट्स की, तो हम इसमें पहले लेकर चलते हैं कि हमारी कंट्री के लोग जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ के एसेट को ओन करते हैं उसकी वैल्यूज़, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं हमारी डोमेस्टिक एसेट्स की वैल्यू जो फॉरेन लोग ओन करते हैं। नाउ अब इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देखना। अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल वेल्थ की, नेशनल वेल्थ को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री की टोटल वेल्थ कितनी है, और टोटल वेल्थ के लिए हमें हमारी कंट्री के लोगों की वेल्थ देखनी पड़ेगी। अब लोगों की वेल्थ देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लोग कितने एसेट्स को होल्ड करके रखते हैं या फिर कितने एसेट्स को ओन करते हैं और कितनी लायबिलिटीज़ को ओन करते हैं। जब उनके एसेट्स से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाएगा और जो वैल्यू आएगी उसका सम कर दिया जाएगा, तो हमारी टोटल वेल्थ आ जाएगी हमारी कंट्री की, जिसको हम बोलते हैं नेशनल वेल्थ। तो बेसिकली नेशनल वेल्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपनी कंट्री के लोगों के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को देखना पड़ेगा। इतना तो समझ आ गया ना। फिर अब हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक पर्सन की, हमारी कंट्री के लोग की, हमारे रेसिडेंट की, डोमेस्टिक रेसिडेंट की, जो हमारी कंट्री का इंसान है, तो हम देखेंगे कि जो उसके एसेट्स होंगे, यहाँ पर जो उसके एसेट्स होंगे वो हो सकते हैं कि हमारी खुद की कंट्री में हो, डोमेस्टिक एसेट्स हो जिसको वो ओन करता है, और हो सकता है कि वो फॉरेन एसेट्स हो जिसको वो ओन करता है। अब हमारे जो एसेट्स हैं वो भी दो तरीके के हैं। एक हमारे हैं फिजिकल एसेट्स, जैसे कि हमारी लैंड मशीनरीज हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, कोई भी हमारे फर्नीचर्स हो गए, कार हो गई, व्हीकल हो गई, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली हमारे जितने भी लैंड वगैरह हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, और जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आ गई हमारे एसेट्स में। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल एसेट्स की, तो फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाता है कि हमारे बैंक बैलेंस कितना है और हमारे पास बॉन्ड्स कितने हैं, हमारे पास शेयर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने देखा कि अगर हम डोमेस्टिकली बात कर रहे हैं अपनी कंट्री की, तो जब हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें हम एसेट्स को सिर्फ लेकर चलेंगे कि हमारे सिर्फ
फिजिकल एसेट्स हैं जिनको हम काउंट करेंगे, और फॉरेन में हम अपने फिजिकल प्लस फाइनेंशियल एसेट्स जिसको ओन करते हैं दोनों को इंक्लूड करेंगे अपनी नेशनल वेल्थ में। अगर हम बात करें इसकी लायबिलिटीज़ की, यहाँ पर हमारे रेसिडेंट की लायबिलिटीज़ भी होंगी, तो उसको अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी एसेट्स का पहले समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एसेट्स को मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम सिर्फ एसेट्स की बात करें पहले, तो हम क्या देख रहे हैं कि कौन से एसेट्स इंक्लूड होंगे, हमारे डोमेस्टिक फिजिकल एसेट्स प्लस हमारे फॉरेन में जो हम ओन करते हैं फिजिकल प्लस फाइनेंशियल दोनों एसेट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स की, तो हम एसेट्स की क्या बात कर रहे हैं कि हमारी जो कंट्री के फिजिकल एसेट्स हैं, डोमेस्टिक कंट्री के जो फिजिकल एसेट्स हैं उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं। और यहाँ पर नेट फॉरेन एसेट में हम देख सकते हैं किसको इंक्लूड कर रहे हैं, उन एसेट्स को जो हमारी कंट्री के लोग बाहर अब्रॉड में ओन करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के एसेट को जो ओन करते हैं वो एसेट्स। तो इस एसेट्स में हमारे दोनों एसेट्स इंक्लूड है, हमारे फाइनेंशियल प्लस फिजिकल दोनों एसेट। तो यहाँ पर हमारी ये जो एसेट की कहानी है, ये जो कहानी है ये समझ आ गई, एसेट इंक्लूड हो गए। अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ की। तो अब हम बात करेंगे हमारी कंट्रीज़ के लोगों की लायबिलिटीज़ की। एसेट तो हमने देख लिए, अब लायबिलिटीज़ की बात करेंगे। तो लायबिलिटीज़ को हम बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हमने उधार वगैरह लिया है वो अब हमें पे बैक करना तो है ही, तो वो हमारे लायबिलिटीज़ होती हैं। जो हमने किसी से बोरोइंग ली है, जब हम उसे पे बैक करते हैं वो अमाउंट हमारा लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज़ में भी हो सकती हैं, जो हमने डोमेस्टिक लोगों से उधार लिया है वो हमें पे बैक करना होगा, तो वो डोमेस्टिक लायबिलिटी भी हो सकती है। और हमारी फॉरेन लायबिलिटीज़ भी हो सकती है, जो हमने फॉरेन कंट्री के फॉरेन लोगों से उधार लिया हो। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक लायबिलिटीज़ की, तो हम लेकर ही नहीं चल रहे कि कोई डोमेस्टिक लायबिलिटी है। ऐसा क्यों है, तो इसके रीज़न को सब बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमने बात करी थी कि हम डोमेस्टिक फाइनेंशियल एसेट्स को इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए हम यहाँ पर डोमेस्टिक लायबिलिटीज़ को भी नहीं लेते हैं, और ये दोनों चीज़ें आपस में काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो हमारी बुक में ही गिवन है। लेट सपोज कि यहाँ पर एक पर्सन है ये, ओके, इसके पास कैश थी, इसने उस कैश का क्या करा, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब इसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, इसका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया। अब जो बैंक में जो भी इसके पैसे हैं वो इसके तो एसेट्स हैं एक तरीके से, इसके ये फाइनेंशियल एसेट है, इसको मैं FA लिख देती हूँ शॉर्ट में। अब ये इसके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, लेकिन अगर हम बैंक की बात करें तो ये जो हमारा यहाँ पर मैंने बैंक बना दिया, यहाँ पर ये जो बैंक है, अब बैंक के पास तो वो मनी आ गई, बैंक ने एक तरीके से उस मनी को इसके बैंक डिपॉजिट में तो डाल दिया, बट बैंक को उस मनी को पे बैक भी तो करना होगा, पे बैक भी तो करना होगा इस लोग को। जब भी इसको नीड होगी, जब भी इसको पैसे निकालने होंगे बैंक से, तो बैंक को इसे पे बैक भी तो करनी होगी वो मनी। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बैंक की वो लायबिलिटी है जो भी अमाउंट इसने बैंक के अंदर डाला है। लेट सपोज कि यहाँ पर हम ले भी लेते हैं एक फिगर कि यहाँ पर इस पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट करा लेट सपोज $100 का, ओके। तो ये $100 एक तरीके से इसके फाइनेंशियल एसेट्स हो गए जो बैंक में हो गए, और बैंक में इसके ये जो फाइनेंशियल एसेट्स आई है, अब ये कभी ले भी तो सकता है बैंक से, विड्रॉ भी तो करा सकता है कभी भी, तो एक तरीके से ये बैंक की लायबिलिटी हो गई जो इसे पे बैक करनी पड़ सकती है। तो बैंक के पास ये लायबिलिटी आ गई यहाँ पर। अब अगर हम बात कर रहे हैं पूरे नेशन की वेल्थ की, तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि नेशन की वेल्थ में हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों को लेते हैं हमारी कंट्री की। तो यहाँ पर अगर हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो जो ये इंसान का एसेट है फाइनेंशियल एसेट, इसको हम इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर लेट सपोज एसेट की वैल्यू आ गई $100, और उसके बाद अगर हम बात करें लोगों की लायबिलिटीज़ की, तो इसकी तो कोई लायबिलिटी नहीं है, इस केस में इसकी तो कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जो ये बैंक है ये भी तो हमारा डोमेस्टिक बैंक है ना, हमारी कंट्री का बैंक है, तो यहाँ पर ये बैंक की लायबिलिटी है। तो अब लायबिलिटी है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो निल है,
मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, 100 से 100 माइनस हो जाएगा डॉलर, तो एक तरीके से इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा नेशनल वेल्थ पे। तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर ही नहीं चलते हैं, ताकि हमें यहाँ पर डोमेस्टिक लायबिलिटीज़ को भी इंक्लूड नहीं करना हो, क्योंकि दोनों को ले लो या फिर नहीं ले लो एक ही बात है, इससे अच्छा नहीं लो, ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, दोबारा से इतनी कैलकुलेशन करने की फालतू में ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम इसे क्यों इंक्लूड नहीं करते, फाइनेंशियल एसेट्स को क्यों इंक्लूड नहीं करते। फिर हम बात करते हैं अब अपनी फॉरेन लायबिलिटीज़ की। एक सेकेंड मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ओके तो वापस से टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल वेल्थ की, तो हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनके पास टोटल कितनी वेल्थ है, और उसको हम ऐड ऑन करते हैं, और उसको मेजर करने के लिए हमें देखना होता है कि हमारी कंट्री के लोग कितने एसेट्स को ओन करके बैठे हैं, चाहे वो बाहर के हों या हमारी कंट्री के हों। सिमिलरली कितनी लायबिलिटीज़ उनके ऊपर हैं, चाहे हमारी कंट्री की हो या फिर बाहर की हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसेट की, तो पॉइंट 1 में अगर हम डोमेस्टिक एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक एसेट्स में हम सिर्फ फिजिकल एसेट्स को लेकर चलते हैं और हम फाइनेंशियल एसेट्स को नहीं लेते, सेम एज हम अपनी डोमेस्टिक लायबिलिटीज़ को भी नहीं लेते, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स और डोमेस्टिक लायबिलिटी सेम इफेक्ट को शो करती है, और जब हम उसको माइनस करते हैं एसेट और लायबिलिटीज़ में से, तो हमारा जो ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारी नेशनल वेल्थ पर वो निल होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर अब फॉरेन की, कि फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटी की, तो उसमें हम दोनों को लेकर चलते हैं, जो कि आता है हमारे नेट फॉरेन एसेट्स में। इसमें हम फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों एसेट्स को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो शो करती है कि जो हमारी कंट्री के लोग बाहर की कंट्रीज़ के एसेट्स को ओन करके बैठे हैं। अगर वो बाहर की कंट्रीज़ के एसेट्स को ओन करके बैठे हैं, एक सेकेंड, सॉरी, अगर वो बाहर की कंट्रीज़ के एसेट्स को ओन करके बैठे हैं, दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि वो हमारी कंट्री के लोग हैं और वो बाहर की कंट्रीज़ के एसेट को ओन करके बैठे हैं, मतलब वो उनके एसेट्स ही हुए, हमारी कंट्री के लोगों के एसेट्स हुए। इवन दो वो बाहर की कंट्रीज़ के एसेट्स को ओन करके बैठे हैं, बट है तो हमारी कंट्री के लोगों के ही एसेट्स ना। सिमिलरली अगर हम बात करें कि बाहर की कंट्री के लोग हमारी कंट्री के डोमेस्टिक एसेट्स को ओन करके बैठे हैं, मतलब कि अब ये हमारी कंट्री की क्या हो गई, लायबिलिटी एक तरीके से। इसको मैं एक मिनट साफ वर्ड में लिख देती हूँ। तो ये पार्ट जो है, जो हमारी कंट्री के लोग बाहर की कंट्री के एसेट्स को होल्ड करके बैठते हैं, ये एक तरीके से हमारी कंट्री के एसेट्स हो गए, मतलब हमारी कंट्री के लोगों के एसेट्स हो गए। तो ये हमारी नेशनल वेल्थ में एज एन एसेट इंक्लूड होंगे। और अगर बाहर की कंट्री के लोग हमारे डोमेस्टिक एसेट्स को होल्ड करके बैठे हैं, तो ये हमारी कंट्री के लिए एक तरीके से लायबिलिटी हो गई, हमारी कंट्री के लोगों के लिए एक तरीके से लायबिलिटी हो गई, जो उन्हें पे बैक करनी है। तो नेशनल वेल्थ में हम इस वैल्यू को एज एन लायबिलिटी ट्रीट करके चलते हैं। तो यहाँ पर हम अपने एसेट को लेते हैं और लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, तो हमारी जो नेट फॉरेन एसेट आता है उसको हम इंक्लूड करते हैं अपनी नेशनल वेल्थ में, एज एन कि ये हमारी कंट्री के लोगों के एसेट है। और यहाँ पे भी हम डोमेस्टिकली लेकर चलते हैं कि फिजिकल एसेट हमारी कंट्री के लोगों के एसेट्स हैं। नाउ अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये हमारी कंट्री की लायबिलिटी कैसे हुई, तो जैसे कि अगर हम फॉरेन बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं, तो एक तरीके से हमारी कंट्री की तो वो लायबिलिटी नहीं होती, बट एसेट होता है, क्योंकि मैंने डिपॉजिट कराया है तो वो मेरा एसेट हो गया, फाइनेंशियल एसेट हो गया। लेकिन हमने अपनी कंट्री के बैंक में तो नहीं डिपॉजिट कराया, तो वो हमारी कंट्री की तो लायबिलिटी नहीं है, फॉरेन कंट्री की लायबिलिटी है, क्योंकि फॉरेन बैंक में क्या है, जाकर डिपॉजिट कराए। सेम एज कि अगर कोई फॉरेन इंडिविजुअल हमारी बैंक में जाकर हमारे डोमेस्टिक बैंक में आकर डिपॉजिट कराता है अपनी मनी को, तो हमारे बैंक को उसे पे बैक करना होगा। तो एक तरीके से वो हमारे लिए लायबिलिटी है, जो हमें पे बैक करनी होगी, किसको, फॉरेन लोगों को। तो फॉरेन लायबिलिटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं, ये मैंने अभी पढ़ाया था। अच्छा, अगर इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें डोमेस्टिकली बात करते हैं, तो अगर हम लेकर चलते हैं एक डोमेस्टिक कंपनी को, ये हमारी डोमेस्टिक कंपनी हो गई, और हम लेकर चल रहे हैं कि इसको फाइनेंस की काफ़ी ज़्यादा नीड है, इसलिए इसने क्या करा, इस कंपनी ने बॉन्ड्स को क्रिएट करा।
तो बॉन्ड्स को क्रिएट करने के लिए इनका जो मकसद था वो क्या था कि पब्लिक जो है वो बॉन्ड्स को खरीदेगी, इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा, हम बोरो कर लेंगे पब्लिक से मनी और बाद में बॉन्ड्स को परचेज कर लेंगे और क्या है जो भी अभी हमें फाइनेंस की ज़रूरत है वो फुलफिल हो जाएगी, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स इस कंपनी ने क्रिएट करे, इस बॉन्ड को हमारी खुद की कंट्री के लोग भी खरीद सकते हैं, बट अगर खुद की कंट्री के लोग खरीदेंगे तो वो उनके एसेट्स में इंक्लूड हो जाएंगे और हमारी कंट्री की लायबिलिटीज़ में इंक्लूड हो जाएंगे, जो कि होगी डोमेस्टिक लायबिलिटी। तो यहाँ पे जब हम अपनी कंट्री के एसेट में भी इंक्लूड कर देंगे और कंट्री की लायबिलिटी में जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो इसका इफेक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था बैंक वाले। तो इस एग्जाम्पल को हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा केस हम लेते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड्स को हमारी लेट सपोज एक ऐसे इंडिविजुअल ने खरीद लिया जो कि फॉरेनर था। एक फॉरेनर ने क्या है, बॉन्ड्स को परचेज कर लिया। तो इस वाले केस को देखते हैं। तो अगर कोई फॉरेन कंट्री का इंसान हमारी कंपनी को, हमारी डोमेस्टिक कंपनी के बॉन्ड्स को परचेज करता है तो फॉरेन इंसान के लिए यहाँ पर ये इस फॉरेनर के लिए क्या हो जाएगा, इसके तो एसेट्स हो गए ना, ये इसने तो भाई हमारी डोमेस्टिक कंट्री के एसेट्स को ओन करा है, यहाँ पर डोमेस्टिक कंट्री के एसेट्स को ओन करा है, तो इसके लिए एसेट्स हो गए। बट हमने जो ये बॉन्ड्स इसे सेल करे हैं, जो कि हम फ्यूचर में वापस से अपने बॉन्ड्स को इनसे परचेज करेंगे, तो एक तरीके से हमारी डोमेस्टिक कंपनी के लिए ये क्या हो गए, फॉरेन लायबिलिटी हो गई, फॉरेन लायबिलिटी हो गई जो पे बैक करनी है। तो इसको हम माइनस करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको माइनस करते हैं क्योंकि हम अपनी वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ को तो माइनस करते हैं जो हमारी कंट्री की है, तो डोमेस्टिक को तो नहीं करते क्योंकि वो फाइनेंशियल एसेट के साथ कैंसिल आउट हो जाती है, लेकिन फॉरेन लायबिलिटीज़ को हम माइनस करते हैं जो कि इंक्लूडेड होती है ऑलरेडी हमारी नेट फॉरेन एसेट्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बट आई होप कि अब ये चीज़ जो है पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक सेकेंड, अब इसे इरेज कर देता है। नाउ अब अगर हम बात करें वेल्थ की, तो वेल्थ जो है वो बदल भी सकती है। अभी हमने पीछे देखा कि वेल्थ को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, अब हम बात करेंगे कि वेल्थ में किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं टाइम के साथ साथ। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो शो करता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज़ और एसेट्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती है, जब उनमें चेंजेस आते हैं तो हमारी नेशनल वेल्थ में भी चेंजेस आते हैं। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि लेट सपोज अगर हमारी स्टॉक मार्केट के शेयर की अगर हम बात करें, तो स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स हैं वो किसी के लिए एसेट्स होंगे जो उन्हें होल्ड करके रखते हैं, और ऑब्वियसली जिसने अपने शेयर्स बेचे होंगे उसके लिए तो वो एज अ लायबिलिटी रोल प्ले करेगा। तो जो हमारे स्टॉक मार्केट के शेयर्स होते हैं, जब उनकी वैल्यू में फ्लक्चुएशंस होती हैं, जब उनकी वैल्यूज़ कम ज़्यादा होती हैं, तो ऑब्वियसली हमारी नेशनल वेल्थ में भी टाइम के साथ साथ चेंजेस आते हैं। दूसरे हमारे एग्जाम्पल में गिवन है कि अगर हम बात करते हैं फिजिकल एसेट की, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फिजिकल एसेट्स की, तो फिजिकल एसेट्स में अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, कि टाइम के साथ साथ जो उनकी वैल्यू कम होने लगती है वो डेप्रिसिएशन, या फिर टाइम के साथ साथ जब वो ख़त्म होने लगते हैं या ख़राब होने लगते हैं वो। तो हमारे फिजिकल एसेट्स में जब चेंजेस आते हैं, जब वो टाइम के साथ साथ डेप्रिशिएट होने लगते हैं या फिर ख़राब होने लगते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी हमारी नेशनल वेल्थ पर अफेक्ट करती है। अब यहाँ पर हम अपनी फिजिकल कैपिटल में एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हमारी कोई लैंड है, ओके, तो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट भी होगी, या फिर अगर हम सिंपली गोल्ड भी ले लें तो गोल्ड की वैल्यू में भी फ्लक्चुएशन आती है, उसमें तो चलो इंक्रीज भी होता है। फिर अगर हम बात करें लेट सपोज व्हीकल की, तो उसकी वैल्यू में भी जो है डेप्रिसिएशन तो लगता ही है टाइम के साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली हमारी जो चीज़ें हैं वो सदाबहार तो नहीं होती हैं, बट टाइम के साथ साथ वो चीज़ें डेप्रिशिएट भी होती है और हमारे जो वो फिजिकल एसेट्स हैं वो ख़राब भी होते हैं। दूसरा हमारा जो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी नेशनल वेल्थ में चेंजेस आते हैं टाइम के साथ साथ, वो है हमारा नेशनल सेविंग।
तो दूसरा हमारा फैक्टर जिसकी वजह से नेशनल वेल्थ चेंज होती है वो है नेशनल सेविंग। तो अगर हम हर चीज़ को कांस्टेंट रख दें और हम और एक्स्ट्रा डॉलर टाइम के साथ साथ सेव करने लगे तो हमारी नेशनल सेविंग भी इंक्रीज़ होगी। एंड सेम एज़ की नेशनल सेविंग अगर इंक्रीज़ होती है तो नेशनल वेल्थ भी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल सेविंग की, तो हमें पता है कि नेशनल सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर जब हमने नेशनल सेविंग को पीछे कैलकुलेट करा था जिसमें हमने प्राइवेट की सेविंग प्लस हमारी गवर्नमेंट की सेविंग को ऐड करा था, तो हमारा एट द एंड जो आंसर था वो ये इक्वेशन आई थी कुछ। अब इस इक्वेशन से जैसे हमने प्राइवेट सेक्टर की सेविंग को देखा था कि प्राइवेट सेक्टर की सेविंग को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सेम एज हम बात करेंगे अब कि हम अपनी नेशनल सेविंग को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहला अगेन इन्वेस्टमेंट ही है विच शोज़ कि हम अपनी नेशनल सेविंग को इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं। जो भी हमारी नेशनल सेविंग है उसे इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं। किस तरीके से कि जब हम इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में हम अपनी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली कि डोमेस्टिक फिजिकल कैपिटल में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल सेविंग को इस इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक फिजिकल कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं। डोमेस्टिक फिजिकल कैपिटल एज सच कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इक्विपमेंट्स में, इन्वेंट्रीज़ में, तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है जिसमें नेशनल सेविंग यूज़ होती है। सेकंड अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि हम किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी कंट्री के नेट फॉरेन एसेट्स को। तो यहाँ पर इसमें हम बेसिकली अपनी नेशनल सेविंग को यूज़ करते हैं ताकि हम इंक्रीज़ कर पाएँ अपने नेट फॉरेन एसेट को। तो हम अपने नेट फॉरेन एसेट को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, सिंपली जैसे फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी पीछे देख लिया कि इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ माइनस हो रही है, लाइबिलिटीज़ माइनस हो रही है बेसिकली कि फॉरेन लाइबिलिटीज़, तो उसको तो कम करना है और जो एसेट हम ओन कर रहे हैं बाहर उसको ज़्यादा करना है। तो बेसिकली हम इसमें किस तरीके से नेट फॉरेन एसेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जब हमारी कंट्री के लोग रेसिडेंट या हमारी कंट्री बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ के एसेट को ज़्यादा ओन करने लगे और जब हम उसमें पैसे लगाते हैं, उसमें नेशनल सेविंग लगाते हैं, तो हमारी नेट फॉरेन एसेट जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। सिमिलरली अगर हम बाहर की कंट्रीज़ को और बहुत ज़्यादा मनी जो है लेंड करने के लिए देते हैं, क्योंकि बाहर की कंट्री अगर बोरोइंग करती है और अगर हम उन्हें पैसे देते हैं उधार के लिए और मे बी वो फ्यूचर में रिटर्न कर दे, तो जब भी हम उन्हें मनी लेंड करने के लिए देते हैं तो अगेन हमारे नेट फॉरेन एसेट इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो हमारे फाइनेंशियल एसेट हो गए जो वो हमें बाद में पे ऑफ करेंगे। तो हम इस तरीके से अपने नेट फॉरेन एसेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमारी नेशनल सेविंग किस तरीके से यूज़ की जाती है दो चीज़ों में। पहला है कि हम अपनी डोमेस्टिक फिजिकल कैपिटल को इंक्रीज़ करने में नेशनल सेविंग को यूज़ करते हैं। दूसरा है कि हम अपनी नेट फॉरेन एसेट को इंक्रीज़ करने में हम अपनी नेशनल सेविंग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2.3 जो सेशन है वो कम्प्लीटली ओवर होता है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।